सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेलो 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 इधर मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स बच्चों एक लास्ट टॉपिक आ जाता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे, जो कि थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। इसमें है ना, इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं और इसका कुछ पार्ट केमिस्ट्री में भी आता है। तो आप वहाँ पे और अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे एटॉमिक लेवल पे बताया जाता है ना, तो वहाँ पे तो क्लियर ही हो जाता है। यहाँ पे हम लोग ऊपर ऊपर से देखने वाले हैं चीज़ों को। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में जो देख लेते हैं, थ्योरेटिकल चीज़ है तो क्या है, जेई मेंस में तो आ जाता है, एक सवाल आ जाता है, तो आपको आना चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो चलिए बताते हैं हम आपको बच्चों मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है। भाई बात ये है बच्चों, बहुत पुरानी बात है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में लोगों को पता चला जो मटेरियल्स मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे थे। अब कोई चीज़ है जो लोहा से सॉरी जो कोई चीज़ है मैग्नेटिक मटेरियल है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गया, तो भाई वो मैग्नेटिक मटेरियल्स है। लेकिन उसमें भी कई चीज़ें हो गई, कोई ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट से, कोई कम अट्रैक्ट कर हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को देखा गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं धीरे धीरे क्या चीज़ें पढ़ना है हमें। बात यह है बच्चों की टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में अगर देखा जाए तो कितने टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन और बिहेवियर ऑफ वेरियस मटेरियल्स इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, द मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। बोला यह जा रहा है कि हम म्यूचुअल इंटरेक्शन के बेसिस पे या फिर बिहेवियर ऑफ वेरियस मेटल, मतलब मटेरियल्स किस टाइप का बिहेवियर शो कर रहे हैं, कब, जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया जा रहा है। मान लेते ये मटेरियल रखा हुआ है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसा करके जा रही है, तो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की वजह से इस मटेरियल पे कैसा इफेक्ट हो रहा है उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल हो गए, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो ये सब अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर डाल दिया जाए तो अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो एक बिहेवियर कुछ और शो करेगा, पैरामैग्नेटिक कुछ और शो करेगा, फेरोमैग्नेटिक कुछ और शो करेगा, है ना बच्चों। तो इसीलिए हम लोग को डिस्कस करना होता है। बेसिकली ये तीन मटेरियल्स ही हमें देखना है। ठीक है, देख लेते हैं यार। तो इनमें जो चीज़ होने वाली है, जैसे काई है, जैसे म्यू आर है, ये सब चीज़ें बच्चों एक्चुअली में मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, मैंने बता चुका हूँ। ये फिफ्थ लेक्चर आई थिंक है, फिफ्थ या सिक्स्थ है। तो थर्ड लेक्चर में आई थिंक मैंने बताया है बच्चों कि कैसे क्या काई को क्या बोलते हैं, म्यू आर को क्या बोलते हैं, वो सब चीज़ें मैंने बता रखा है। लेकिन यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, छोटा सा चीज़ है, मैं लिख कर बता देता हूँ आपको इस तरीके से, फार्मूला से बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन मैंने अच्छे से कर दिया है। जैसे मान लेते हैं कहीं पे म्यू का यूज कर दिया जाता है, कहीं पे हमको एच का यूज कर दिया जाता है, कहीं पे हमें यूज मिल जाता है, मान लेते हैं कि आई का, आई क्या होता है, कहीं पे काई का है ना। तो ऐसे ऐसे चीज़ें होती है। ये एक्चुअली में हमें बताते क्या है, म्यू बताता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है बच्चों, और एच क्या हमें बताता है बच्चों, ये बताता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बताता है। ये बताता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या है। काई हमें मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी बताता है, मैग्नेटिक में बोलने भी नहीं आता है, सक्सेसिबिलिटी क्या बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं बच्चों, इस टाइप का बोलते हैं मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी, है ना। आधे बच्चों को तो बोलने नहीं आ रहा होगा। देखिए, तो इन चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं, बस ऐसे ही तो आपको फार्मूला वाइज हम बता देना चाहते हैं कि किस टाइप से थोड़ा थोड़ा चीज़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे हम लोग, तो म्यू का वैल्यू जो होता है बच्चों, म्यू होता है, वो होता है म्यू नोट इंटू म्यू आर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे म्यू नोट क्या हो जाता है आपको पता होगा, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस बोल सकते हैं, फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी होता है। और म्यू आर क्या होता है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है,
रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। इसीलिए तो बोला जाता है कि म्यू आर का वैल्यू जो हो जाएगा बच्चों, वो म्यू अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप, ये किसी मटेरियल का परमिएबिलिटी है, किसके रिस्पेक्ट में, फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में, इसीलिए तो म्यू आर बोला जाता है इसको, है ना। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है किसी मटेरियल का किसी दूसरे फील्ड के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे फ्री स्पेस है, यहाँ पे किसी और चीज़ का रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, जनरली हम लोग यही लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है बच्चों? मैग्नेटाइजिंग फील्ड का फॉर्मूला आपको अगर आपको याद हो, करके रखना है। मैंने वहीं पे बोला था कि जे मेंस में आता है ये सब चीज़ें। तो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मटेरियल अपॉन म्यू होता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको एक और तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कहीं पे अगर आपको पूछा जाए कि बी नोट का वैल्यू क्या है, ये कब पूछा जाएगा? फ्री स्पेस के बारे में पूछा जाएगा, तब ऐसे लिखना है। तो फ्री स्पेस में बी नोट हो जाएगा और यहाँ पे एच म्यू नोट टाइम्स ऑफ एच नोट हो जाएगा, एच हो जाएगा सर, ठीक है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? म्यू नोट क्या बताता है? फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी। तो वही फ्री स्पेस का मैग्नेटिक फील्ड भी ये बताता है बी नोट, ठीक है। ये मैं अभी बताऊँगा किसी मटेरियल के अंदर जो होता है ना कितना मैग्नेटिक फील्ड है, वो बी नोट बताता है, ठीक है। कुछ ऐसा खास नहीं है, अगर यहाँ पे म्यू नोट लिखे तो यहाँ पे वी नोट लिखना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा थोड़ी बता रहा हूँ मैं, है ना। और अगर कहीं पे देखा जाए तो ऐसे भी लिखा जाता है कि म्यू का वैल्यू क्या होगा बच्चों? म्यू का वैल्यू होगा बी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच को ही मैं बोल रहा था क्या बोला जाता है, बी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, इनफैक्ट ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल। मटेरियल के अंदर कितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड है डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ना। बहुत ईजी है बच्चों, इसे लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एक्चुअली में मैग्नेटाइजिंग फील्ड है क्या, ये आपको समझ में आना चाहिए। एक्चुअली में जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है बच्चों, जो एच है, वो इस टाइप का, जैसे जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं, किसी भी सब्सटेंस को रख देते हैं उस फील्ड में, तो ये जो जा रही है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है यही मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, जो ट्राई करती है कि ये जो रखा हुआ सब्सटेंस है हमारे पास, ये मैग्नेटाइज हो जाए। समझ में आ रहा है आपको? ये मैग्नेटाइज हो जाए। ये किसी टाइप का मटेरियल हो सकता है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, लेकिन ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो इसको हम लोग मैग्नेटाइज करना चाहते हैं। मैग्नेटाइज करने से होगा क्या? ये जो मटेरियल है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करने लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। मटेरियल को जिस जिस एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जिस एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है उसी को मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल देते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू बच्चों क्या होता है, हमने बताया था उस टाइम पे, पिछले लेक्चर में ही बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है मटेरियल के अंदर, जितने भी छोटे छोटे हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल बनते हैं, उनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। ये चीज़ मैंने बताया था आपको। आपको पता होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होता है बच्चों? M/L होता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। तो यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया, ठीक है, लिख सकते हैं भाई। M/L लिखेंगे यहाँ पे, M/L लिखेंगे और ये एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं इसको, लेंथ लेंथ कट जाएगा तो M/A आ गया, ठीक है। बिल्कुल ईजी है बच्चों, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आई का वैल्यू जो होता है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इफ मैग्नेटिक मोमेंट
teeny dipoles inside मटेरियल इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है देन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। ठीक है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा बच्चों कि जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा वैसे मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, उसी तरीके से इंटेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैंने इसे डायरेक्टली लिख दिया है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है बच्चों, उसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। काई होता है I/H। तो कुछ करना थोड़ी है, काई का वैल्यू यही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, और अपॉन में क्या हो गया है, अपॉन में आपके पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लिखना था, इससे बोला जाता है तो बोल भी सकते हैं। और यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल सकते हैं, है ना बच्चों। काफ़ी इजी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बात ये है कि जो यहाँ पे एच हमको बता रहा है ना बच्चों, ये जो हमको एच बता रहा है ये तो बाहर का फील्ड है, क्योंकि हम इस चीज़ को, चलिए इसको मैं कॉपी करके ही लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, देखिए ठीक है, अब आपको समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ पे हम मिटा देते हैं कुछ कुछ चीज़ें। अब हम आपको ये चीज़ बताने वाले हैं कि ये जो एच होता है, ये जो एच होता है, ये तो बाहरी के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है, क्योंकि वही मैग्नेटिक फील्ड के कारण बच्चों कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है। ठीक है सर, ये चीज़ तो हमें पता चल गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। लोगों को यही नहीं समझ में आता है बच्चों को कि एच और आई कैसे लेना है। ठीक है ना, ये आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो एच है ये बताता है, टेल्स अबाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है, लेकिन वहीं पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये मटेरियल के अंदर के मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताता है। कितना स्ट्रांग है, उसके बारे में बताता है। है ना बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा आपको। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये बताता है हाउ इजली, है ना, इजली मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। कितना इजीली हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं, ये चीज़ हमको बताता है काई। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों कहीं कहीं पे यूज हो जाता है, तो आप समझ लीजिए, है ना। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, कहीं कहीं पे हम यहाँ पे सोलेनॉइड के एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये किताबों में भी दिया रखता है, सोलेनॉइड के एग्जांपल से समझना बिल्कुल ज़रूरी है। सोलेनॉइड अगर हम लेते हैं तो आपको याद होगा बच्चों कि सोलेनॉइड हम कुछ इस तरीके से ले लेते थे, ऐसे करके यहाँ से करंट ऐसे जाता था, यहाँ से करंट ऐसे बाहर निकल जाता था।
तो करंट जाने के कारण ऐसे लूप्स बन जाता था, तो इसमें हम बोलते थे कि इस डायरेक्शन में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई, ठीक है, हम लोग ऐसे बोलते थे। उसके कारण हम चाहते थे तो यहाँ पे एक बार मैग्नेट समझ लेते थे। ऐसे ही समझने के लिए हम लोग ऐसे ही मान लेते थे कि एक बार मैग्नेट है और इधर से इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये साउथ पोल हो जाता था, ये नॉर्थ पोल हो जाता था। हाँ सर, ये सब तो याद है हमको। और यहाँ पे आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग लिखते थे म्यू नोट एन आई। हाँ सर, ये भी याद है। तो आपने पढ़ लिया है यहाँ पे कि यहाँ पे बी का वैल्यू आपने अभी क्या पढ़ा, बी का वैल्यू आपने अभी क्या पढ़ा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे पढ़ा ना बच्चों, ये म्यू नोट टाइम्स एच होता है। तो यहाँ पे म्यू टाइम्स ऑफ एच लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे म्यू नोट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे बी नोट यूज करना पड़ेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर सोलेनॉइड में देखा जाए, सोलेनॉइड में तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से जाएगी, इधर से आएगी, इधर से जाएगी, ठीक है, ये बार मैग्नेट में। तो यहाँ पे बी का वैल्यू जो होता है बच्चों, यहाँ पे बी का वैल्यू म्यू नोट टाइम्स एन आई है। तो एन आई का वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज़ से, एच से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे बी का वैल्यू आ जाएगा म्यू नोट टाइम्स ऑफ एच। ये कभी कभी रिप्लेस करके भी दिखाया जाता है सोलेनॉइड के केस में, एन आई का वैल्यू एच के बराबर, एन आई का वैल्यू एच के बराबर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ईजी सा चीज़ है। तो यहाँ पे बी नोट ही लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने म्यू नोट का यूज़ किया है। तो यहाँ पे म्यू नोट यूज किया था, यहाँ पे बी नोट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसी सोलेनॉइड का केस को अगर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ले जाए तो होगा क्या, ये समझिए आप। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी इसके अंदर के थोड़े थोड़े से मैग्नेटिक डाइपोल्स बने थे, छोटे छोटे टीनी मैग्नेटिक डाइपोल्स, उनका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आने लगेगा, ठीक है। क्यों आने लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही है भाई, ऐसे करके जा रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, है ना बच्चों, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी इस तरीके से जा रही है। तो जो भी इसके अंदर के मटेरियल के अंदर के डाइपोल्स होंगे वो सब ऐसे अलाइन होने लगेंगे, तभी तो ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ। तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है बच्चों। और भी चीज़ें अगर मैं आपको बताना चाहूँ, टीनी मैग्नेटिक डाइपोल्स, इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये ध्यान देना। तो अब यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे जैसे कि हम लोग रिलेशन बिटवीन ये भी पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू के बीच में एंड एच के बीच में भी पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हम लोग, याद होगा आपको कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना आ रहा था बच्चों, बी नेट का वैल्यू म्यू नोट टाइम्स ऑफ एच इंटू 1 प्लस काई आ रहा था, अगर आपको याद हो तो, मतलब म्यू और काई के बीच के रिलेशन बताते हैं, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे अगर हम लोग बी का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे म्यू नोट टाइम्स ऑफ एच है, और 1 प्लस काई को अगर हम लोग रिप्लेस कर दें, इसको हम लोग अगर रिप्लेस कर दें किससे, म्यू आर से, यहाँ पे तो म्यू आर आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, रिप्लेस करना ही पड़ेगा। आप क्यों किए सर, मैं भी बताता हूँ। म्यू नोट इंटू म्यू आर क्या होता है, म्यू नोट म्यू आर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, म्यू होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के जगह पे म्यू लिख सकते हैं। तो म्यू टाइम्स ऑफ एच, और आप पीछे तो पढ़ चुके हैं, बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एच ही होता है, बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एच ही तो होता है। ओके सर, आ तो गया। इसका मतलब कि हमने सही लिखा है कि म्यू आर का वैल्यू जो होता है 1 प्लस काई ही होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है कि म्यू आर का वैल्यू जो होता है 1 प्लस काई होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है बच्चों। और काई का वैल्यू क्या होता है, आई अपॉन एच होता है। ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, ये और ये, ठीक है। बहुत ईजी सा चीज़ हो जाता है, इसके आगे कुछ ऐसा आप देखना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों। ये तो एक्स्ट्रा पेज था। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम आपको बताने वाले हैं ये सब। अब आपको काई समझ में आ गया, म्यू आर समझ में आ गया, सब सारे चीज़ें तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। एक्चुअली मैं ये चीज़ बता भी चुका हूँ, यहाँ पे बस मैं फार्मूला वाइज बता दी ध्यान में रखने के लिए।
तो यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इनमें ये चीज़ें कैसे चेंज होती है, चलिए हम आगे डिस्कस करके बता देते हैं। पहली आ जाता है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बच्चों, जिसमें बोला जाता है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स आ जाता है। तो diamagnetism is an intrinsic property of every material and it is generated due to the mutual interaction between the applied magnetic field and orbital motion of electrons। बोला यह जा रहा है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं हमारे पास, ये सब मटेरियल क्या करते हैं बच्चों, ये डायमैग्नेटिज्म एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो जाता है किसी भी मटेरियल का, और डायमैग्नेटिक हर एक मटेरियल शो कर सकता है। ये इस तरीके से समझिए कि डायमैग्नेटिक एक तरह का ख़राब चीज़ है, मतलब कि जो नेचर होता है ना ख़राब, जैसे ख़राब नेचर सभी के अंदर होता है। जितने भी लोग हैं दुनिया में सबके अंदर बेकार का नेचर ज़रूर होता है, जितना भी घटिया से घटिया सोच रख ले सकते हैं, और सबके अंदर होता है बच्चों। मेरे अंदर है, आपके अंदर भी हो सकता है, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसके अंदर बेकार सोच होता ही। तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है, ये सबके अंदर होता है, लेकिन किसी के अंदर बहुत कम है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस मटेरियल के अंदर ये बहुत कम हो जाता है वो फेरोमैग्नेटिक बन जाता है, और जिसमें ये प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो होता है ये ज़्यादा हो जाता है तो डायमैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है ना। कोई कितना भी अच्छा बन जाए तो उसके अंदर खराब जो गुण होती है ना वो ज़रूर होती है, लेकिन किसी के अंदर कम है तो बहुत अच्छा आदमी बन गया, जिसके अंदर ज़्यादा है वो बेकार आदमी बन गया, है कि नहीं। लेकिन होता सब में है ना। मतलब जो सी बोला जाता है, सी मतलब आप समझ रहे होंगे, तो सब लोग सी होते हैं, लेकिन कोई कम सी होता है, कोई ज़्यादा सी होता है, ठीक है। कॉलेज में तो नेचुरल लैंग्वेज है ये सब बोला ही जाता है। तो हम देख लेते हैं बच्चों डायमैग्नेटिज्म मटेरियल में। तो हम एक मटेरियल इस टाइप से बना दिए हैं, मान लेते हैं ये मटेरियल है और ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। मान लीजिए डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये। इस मटेरियल में जितने भी छोटे छोटे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के डाइपोल बन रहे थे, क्योंकि बच्चों बोला जाता है ये पेयर में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब डायमैग्नेटिक मटेरियल में देखा गया तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे है, तो ये अगर ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है तो इसके कारण एक मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता था। लेकिन अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऐसे है एक ऐसे है, तो भाई ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होता ही नहीं है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे जीरो है, ठीक है। यहाँ पे जीरो है बच्चों, यहाँ पे जीरो है, लेकिन इसी को यूज करके हम अगर यहाँ पे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ला के रख दिए, मतलब कि कोई भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में ला के रख दिए, समझ रहे हैं ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में ला के रख दिए। मैग्नेटाइजिंग फील्ड कुछ इस तरीके से जा रही है, यही बी है बच्चों, है ना। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये जो छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं ये अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में, अपना मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में शो करने लगते हैं। यह ऐसा प्रॉपर्टी है बच्चों, ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है मटेरियल के अंदर। तो अब क्या हुआ, अब एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को डालने की वजह से यहाँ पे इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट उल्टा डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड है, जो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है, वो हो जाता है म्यू टाइम्स ऑफ आई हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या होता है, बी नोट का वैल्यू तो म्यू नोट टाइम्स ऑफ एच होता ही है ना बच्चों, ये तो हमको पता ही है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, कि यहाँ पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बन रहा है। जैसे ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है तो ये तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा होगा, लेकिन जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, बहुत कम ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन पे ऐसा इफेक्ट पड़ रहा होगा और वो अपने मैग्नेटिक डाइपोल को, मैग्नेटिक मोमेंट को उल्टा डायरेक्शन में शो कर रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत कम होंगे। तो यहाँ पे बोला जाता है कि बी नोट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है बी इंड्यूस्ड से, है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है बी इंड्यूस्ड से।
ठीक है। आपको पता होगा कि हम लोग काई का वैल्यू पढ़े थे, I/H होता है। हाँ सर पढ़े तो हैं। और इसी के बाद हम लोग ये भी देखते थे कि म्यू आर का वैल्यू जो होता है, म्यू आर का वैल्यू 1 + काई होता है। तो इनका हम पॉजिटिव निगेटिव देख लेते हैं कैसे चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो आई का वैल्यू ये अपोजिट डायरेक्शन में मतलब कि उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका वैल्यू ये है, तो आई टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उल्टा आ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है आई। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो काई का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना बच्चों। काई का वैल्यू नेगेटिव होने के कारण ये नेगेटिव है, लेकिन होगा तो एक से छोटा ही बच्चों होगा तो एक से छोटा ही, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक से छोटा जो भी होगा, जैसे मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे लिख दें कि -2, तो -2 नहीं हो सकता है, माइनस कुछ 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है, समझ रहे हैं ना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो नेगेटिव में भी 0 पॉइंट समथिंग में होगा, तो उसके कारण देख सकते हैं कि 1 में से कोई नेगेटिव चीज़ घटाएंगे हम लोग, तो ओवरऑल इसका वैल्यू 1 से छोटा आएगा। तो म्यू आर का वैल्यू हो जाता है 1 से छोटा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ बट नॉट लेस देन 1, ठीक है, 1 से छोटा नहीं हो सकता है। वन लिखूंगा मैं, क्या लिखूँ, -1 से छोटा लिखना पड़ेगा ना, -1 से छोटा नहीं हो सकता, तो -2 लेंगे, हाँ ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो यही तो यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि काई यहाँ पे नेगेटिव आया है और म्यू आर 1 से छोटा आया है। देखिए यहाँ पे काई जो है नेगेटिव आया है ना, नेगेटिव ही तो है ये, 0 से छोटा है मतलब माइनस का समथिंग समथिंग, और -1 से बड़ा है, ठीक है। और म्यू आर का वैल्यू क्या है, म्यू आर का वैल्यू 1 से छोटा है, लेकिन 0 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको मैंने बताया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। और म्यू का ही वैल्यू होता है ना, ये घबराना नहीं है। ये और क्या है, अगर म्यू अपॉन म्यू नोट ले ले तो ये 1 से छोटा आ जाएगा, और म्यू अपॉन म्यू नोट क्या होता है, यही तो म्यू आर होता है, तो म्यू आर का वैल्यू 1 से छोटा आ जाएगा। सिंपल सिंपल हो गया ना भाई, म्यू आर का वैल्यू 1 से छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और वही तो मैंने बोला था कि म्यू आर का वैल्यू 1 से छोटा है, वही तो आ गया यहाँ पे। तो वो ऐसा करके लिखा गया है। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, कोई ऐसा हार्ड चीज़ आएगा नहीं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ये भी बहुत आसान है। इन दिस सब्सटेंस इनर ऑर्बिटल एटम्स आर इनकम्प्लीट, ओके। इनके ऑर्बिटल एटम्स जो होते हैं इनकम्प्लीट होता है। द इलेक्ट्रॉन स्पिन्स आर अनकपल्ड। ध्यान से समझिएगा, पिछले यहाँ पे कपल्ड में था, यहाँ पे पेयर में था बच्चों। पिछले जो हम लोग यहाँ पे ले रहे थे ना, यहाँ इसीलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे 0 था, लेकिन यहाँ पे अनकपल्ड है, मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी अप्लाई किए हैं तो। कॉन्सिक्वेंटली ऑन अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड magnetic moment generate due to the spin motion align in the direction of magnetic field and induces magnetic moment in its direction due to which the material gets heavily magnetized। बहुत ही जैसा चीज़ है, कुछ ऐसा खास है। एक हमने कोई भी मटेरियल ले लिया बच्चों, अच्छे से ले लेता हूँ मटेरियल, कोई भी हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया है जिसमें बोला जा रहा है कि ये पैरामैग्नेटिक है। ये बच्चों कौन सा मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तो जिसमें बोला जा रहा है कि इनिशियली छोटे छोटे से मैग्नेटिक डाइपोल है, है ना। इस तरीके से कुछ कैसे भी हो सकते हैं, जैसे तैसे अरेंज्ड होते हैं। तो ये सब क्या है, अनकपल्ड है, मतलब कि ये इंडिविजुअल्स हैं। तो इंडिविजुअल्स हैं तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ थोड़ा सा आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा आएगा। लेकिन जब हम इसी को बच्चों प्लेस कर देते हैं किस चीज़ में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, बी नोट में डाल देते हैं। तो डालने के बाद क्या होगा बी नोट में, सोचिए।
डालने के बाद क्या होगा, इसका छोटे छोटे जितने भी थे ना, जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल्स थे, टीनी मैग्नेटिक डाइपोल्स, सब अरेंज हो जाएंगे इसी के डायरेक्शन में। आ रहा है समझ में? इसी के डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे मैं अभी बता देता हूँ। देख सकते हैं सारे अरेंज्ड हो गए, है ना बच्चों, सारे इसी के डायरेक्शन में अरेंज्ड हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इधर से आ रही है बच्चों, ये ऐसे करके, तो इधर क्या होगा, इधर कुछ मान लेते हैं कि नॉर्थ होगा, इधर कुछ साउथ होगा, है ना। इधर कुछ बड़ा सा क्या होगा, नॉर्थ होगा, इधर बड़ा सा क्या होगा, कुछ कुछ साउथ होगा। हाँ सर ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल छोटे छोटे हैं, तो ये ऐसे होते हैं, तो आपको पता होगा कि इधर साउथ बन जाता है, इधर नॉर्थ बन जाता है ना। छोटे छोटे में क्या होता है ये तो पता ही होगा, टेल को क्या बोलते हैं, साउथ बन जाता है, इधर नॉर्थ बन जाता है, ये साउथ बन जाता है, ये नॉर्थ बन जाता है, ये सब तो चीज़ें पता ही होगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे थे ये लोग, तो मान लेते हैं कि ये क्या है, साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो इस तरीके से होंगे। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आना आ गए इधर, तो इधर था नॉर्थ और इधर था साउथ, तो इसका था ये नॉर्थ इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये साउथ इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये नॉर्थ इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। तो सारे कैसे अरेंज हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। आगे समझ में? तो इसीलिए इस डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। सोचेंगे सर जी लेकिन भाई ये मैग्नेटिक जो डायामैग्नेटिक था इसमें ऐसा क्यों नहीं हो, इसमें ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि ये डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। डायामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो जिसका जो प्रॉपर्टी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं बच्चों, है ना। जो मटेरियल्स इस टाइप के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कहीं कभी आगे एग्जांपल में लाया हूँ, जैसे कि H2O में आ जाता है ऐसा इस टाइप का बिहेवियर, और आपको कहीं कहीं पे AU में दिखेगा, AG में दिखेगा, इस टाइप के मटेरियल्स में आपको देखने को मिलता है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं आगे एग्जांपल्स लाया हूँ, आपको मैं दिखा दूंगा। तो इसका प्रॉपर्टी ही ऐसा बच्चों कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। होना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ये एक ऐसा इसका प्रॉपर्टी समझिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, होता है। तो यहाँ पे नेट इंड्यूस्ड क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड बोलते हैं ना, इंड्यूस्ड बोलते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, म्यू टाइम्स ऑफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हो जाता है म्यू टाइम्स ऑफ, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो काई होता है वो आई अपॉन एच होता है बच्चों। हाँ सर पता तो है। और यहाँ पे म्यू आर का वैल्यू जो हो जाएगा 1 प्लस काई हो जाएगा। तो कैसे डिपेंड करेगा, आई का वैल्यू इसी डायरेक्शन में है ना। टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, तो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों का रेशियो तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होगा, ऐसे 1 से बड़ा क्या ही लिखना है 1 से बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसका मतलब काई का वैल्यू क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा, मतलब 0 से बड़ा। ठीक है, काई का वैल्यू पॉजिटिव है तो म्यू आर का भी वैल्यू तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, मतलब 1 से बड़ा आ जाएगा, 1 से बड़ा आ जाएगा ना भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव रख देंगे तो जोड़ेंगे तो 1 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, हो गया। और यही चीज़ यहाँ पे भी बता रहा होगा। देखिए काई का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, और म्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा आ गया। ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे एप्सिलॉन, इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू एप्सिलॉन से आगे भी नहीं जाना चाहिए, है ना। अब ज़्यादा कहाँ तक जाएगा, एक से बड़ा भाई 100, 200, 10,000, 10 लाख, ऐसे नहीं। 1 प्लस काई से आगे भी नहीं जाना चाहिए, मतलब काई से आगे भी नहीं जाना चाहिए। ये क्या काई नहीं, सॉरी क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन से आगे नहीं जाना चाहिए। एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है ना, उस टाइप से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वही एप्सिलॉन है ये। ठीक है, वही एप्सिलॉन है। ठीक है, तो ये बस ऐसे ही बोल दिया जाता है, उससे भी बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से शो करते हैं। आपको पैरामैग्नेटिक समझ में आ गया, फेरोमैग्नेटिक देख लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोला था, सम मटेरियल परमानेंट एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट हैव a strong tendency to align themselves even without any external field. These materials are called ferromagnetic. बहुत आसान है बच्चों, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी कुछ करना नहीं है ज़्यादा।
फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, इसमें भी कुछ कुछ आपको पता होगा कि इसमें छोटे छोटे क्या बनते हैं, इस टाइप से कुछ भी बना सकते हैं, इस टाइप से ऐसे छोटे छोटे, इसको क्या बोलते थे मैं भूल रहा हूँ, बट समझ जाइएगा। मान लेते हैं इसमें सारे डाइपोल्स इस तरीके से अरेंज हैं, इसमें सारे इस तरीके से अरेंज हैं, इसमें सारे इस तरीके से अरेंज, मतलब ऐसे करके हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों इस तरीके से सारे अरेंज्ड हैं हमारे पास। ये टीनी थोड़े थोड़े से ऐसा करके कुछ बन जाता है बच्चों, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा वर्ड भूल रहा हूँ, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है। ये छोटे छोटे से ऐसे, इसमें छोटे छोटे से लूप्स बने होते हैं, इस टाइप के लूप्स नहीं बोल सकते हैं, कुछ मटेरियल के अंदर ही होता है बच्चों, इस टाइप से बने होते हैं, जिसमें कि डाइपोल जो होते हैं एक तरह से अरेंज्ड होते हैं, लेकिन ओवरऑल इनका भी देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट तो हर एक डाइपोल का इधर 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 है, तो ये सही से अरेंज्ड नहीं है बच्चों। ठीक है, तो अगर हम इसको एक तरीके से मैं यहाँ पे ला दूँ, क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर डाल दूँ, है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर डाल दूँ बच्चों इस तरीके से, तब कैसे इनका बिहेवियर होगा, तब इनका बिहेवियर शो होने लगता है, इस तरीके से समझ सकते हैं। आपको मैं इस तरीके से बता देता हूँ। सारा इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, देखिए सारे इस डायरेक्शन में इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में, जैसे पीछे था वैसे ही अरेंज हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही इसी डायरेक्शन में है, इसीलिए इस डायरेक्शन में सारे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं इंड्यूस्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड वो होता है, अंदर की बात हो रही है, तो इसका मतलब म्यू टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, यहाँ पे म्यू नोट टाइम्स ऑफ यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो जाएगा, और आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि बी इंड्यूस्ड जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है बी अप्लाइड से। ठीक है, क्योंकि बच्चों इनका नेचर बहुत हाई होता है अलाइन होने का, है ना, ये एक बहुत अच्छे मैग्नेट बन सकते हैं, है ना। ये मान लेते हैं बच्चे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं जो इंडिविजुअल तो अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, मतलब कोई अगर टीचर अच्छा टीचर इनको पढ़ाने लग जाए तो ये सारे तुरंत अलाइन हो जाते हैं उन्हीं के डायरेक्शन में, जैसे टीचर जा रहा है इधर तो बच्चे भी इधर जाने लगते हैं और सारे अच्छे से पढ़ने लगते हैं, बोल सकते हैं, है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि काई का वैल्यू जो होता है बच्चों वो आई अपॉन एच हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आई का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है, सारे अलाइन हो जाते हैं, तो आई का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, ये भी पॉजिटिव में है, लेकिन ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगा, है पॉजिटिव, है पॉजिटिव बच्चों, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव का मतलब +1 +2 +3 भी हो सकता है, और पॉजिटिव का मतलब +1 लाख भी हो सकता है, +1 करोड़ भी हो सकता है, +10 करोड़ भी हो सकता है, तो ये उस टाइप का है, +1 करोड़ वाला, है ना। तो इसी तरीके से म्यू आर भी वैल्यू समझ सकते हैं, 1 + काई ला सकते हैं, और 1 + काई लाने से आपको पता चलेगा कि म्यू आर का वैल्यू 1 से तो बड़ा ही आएगा, और 1 से बहुत बहुत बड़ा आएगा, 1 से बहुत बहुत बड़ा आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ पे वेरी हाई वैल्यू,
तो ये चीज़ बहुत सिंपल है बच्चों, यूज होने वाला ऐसा है नहीं, बस इसका प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा थोड़ा बहुत, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्यूरियस लॉ आ जाता है। क्यूरियस लॉ भी काफ़ी आसान है बच्चों। क्यूरियस लॉ बहुत आसान है। इसमें आपको बताया जाता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टांस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ में आ रहा है बच्चों, आना चाहिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो हमारे पास होता है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो कि काई का वैल्यू अगर देखा जाए तो कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ पे सी क्या होता है? क्यूरियस कांस्टेंट बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सिंपली बोल सकते हैं। तो काई का वैल्यू ये हमारे पास आ जाता है। इसमें ये चीज़ क्या बताता है हमें? इसमें बात ये है कि ऐसे अगर देखा जाए एज टेम्परेचर ऑफ मटीरियल इंक्रीजेज, susceptibility of material decreases। क्योंकि काई का वैल्यू एक और हमने देखा था ना, वो जो आई अपॉन एच आ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काई का वैल्यू बच्चों घटेगा। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ये तो पैरामैग्नेटिक की बात बताया जा रहा है। ये जो बात बताया जा रहा है, ये पैरामैग्नेटिक के बारे में बताया जा रहा है। इसके आगे हम लोग फेरोमैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक को भी अगर ज़्यादा हीट कर दिया जाए, फेरोमैग्नेटिक के बारे में समझिए। मिनिमम टेम्परेचर जो क्यूरियस टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सबस्टांस इज कन्वर्टेड टू पैरामैग्नेटिक सबस्टांस डिफाइंड एज क्यूरियस टेम्परेचर। मतलब बोला जा रहा है कि अगर आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ज़्यादा हीट कर दिया तो पैरामैग्नेटिक में बदल जाएगा, और जिस टेम्परेचर में बदलेगा वो क्यूरियस टेम्परेचर होता है। ठीक है, मतलब कि बात यह है, जिस तरीके से हम लोग फेरोमैग्नेटिक में देखें कि बहुत हाईली अलाइन हो जाते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सारा एक ही डायरेक्शन में अलाइन होता है। लेकिन अगर हम हीट ज़्यादा करते रहें तो काई का वैल्यू घटने लगेगा। काई का वैल्यू घटेगा तो काई इक्वल टू आई अपॉन एच होता है, तो आई का वैल्यू भी घटने लगेगा, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी घट जाएगा, जिसके कारण उसका अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। जो मैग्नेटिक डाइपोल्स ऐसे अलाइन थे, जिनका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत हाई आ रहा था मटेरियल के अंदर, वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे उल्टा पल्टा होने लगेंगे, और थोड़ा सा उल्टा पल्टा होगा तो फिर शो कर देगा पैरामैग्नेटिक का बिहेवियर, तो पैरामैग्नेटिक में बदल जाएगा, है ना। तो वही कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक में। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना बच्चों। तो इसी को क्यूरियस टेम्परेचर बोल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यूरियस टेम्परेचर, है ना बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर होगा। और इसके लिए आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग को टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे कौन सा जो मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है, तो वो आई थिंक आप समझ सकते हैं। जैसे एयू होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है ना। ये सब मटेरियल्स जो होते हैं वो शो करते हैं। लोहा होता है तो एफ ही ले लेते हैं, एफ ही का मटेरियल दिया होता है, जो लगभग आई थिंक मेरे को याद तो आना चाहिए, लगभग 700 750 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है। लगभग ये 1100 टेम्परेचर पे कोबाल्ट जो होता है चेंज हो जाता है, और निकल लगभग 300 टेम्परेचर पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे बदल जाता है पैरामैग्नेटिक में, है ना। एट दिस टेम्परेचर फेरो कन्वर्टेड टू पैरा, है ना, पैरा में बदल जाते हैं। तो ये क्यूरियस टेम्परेचर इसी को बोलते हैं। क्यूरियस वेस्ट लॉ क्या होता है, काफ़ी अजीब सा टॉपिक है बच्चों ये। एट टेम्परेचर, अब हम क्यूरियस टेम्परेचर पे तो फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में बदल गया,
लेकिन उसके भी ऊपर अगर हम टेम्परेचर कर दिए तब क्या होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी सी। अगर हम थोड़ा बढ़ाते जाए तो किसी ऐसा टेम्परेचर पे आने के बाद काई का वैल्यू जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टी माइनस टी सी का। अभी मैं समझाता हूँ। तो काई का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, सी अपॉन टी माइनस टी सी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। वही बात है, यहाँ पे सी क्या है, क्यूरिस कांस्टेंट हो जाएगा। और देखना चाहें तो आप देख सकते हैं टी माइनस टी सी का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। टी सी तो आपको पता है क्यूरियस टेम्परेचर हो गया, और टी यहाँ पे कोई रैंडम टेम्परेचर है, ठीक है। इसको एक ग्राफ से समझना पड़ेगा बच्चों आपको, है ना। इसको एक ग्राफ से आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से ऐसे मान लेते हैं, इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको इधर काई, और इधर कर रहा है आपको टेम्परेचर को, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये जीरो की तरफ जाएगा, और ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये जीरो की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से समझना पड़ेगा हमें बच्चों कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। इस तरीके से ग्राफ बनना चाहिए बच्चों। ये थोड़ा थोड़ा ऐसा करके ये इन्फिनिटी की तरफ ऐसे बढ़ता रहता है ना। ये जो टेम्परेचर होता है ये टी टेम्परेचर होता है बच्चों। ये टेम्परेचर टी होता है, और इधर से बढ़ते सॉरी ये टी सी होता है ना, हाँ, क्यूरियस टेम्परेचर के बाद। तो जब यहाँ पे T इक्वल टू टी सी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू टी सी के बराबर हो जाएगा। अगर देखा जाए इस पॉइंट पे T इक्वल टू टी सी के बराबर हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे काई का वैल्यू, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो काई का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो इन्फिनिटी की तरफ चला गया, और जिस टाइम पे ये दोनों का डिफरेंस इन्फिनिटी जाएगा ये जीरो की तरफ चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काफ़ी जैसा चीज़ है बच्चों, ध्यान में रखना होगा। देखिए एक डिफरेंस किस तरीके से मैंने लाया हूँ, एक किताब से कॉपी करके। उसमें इस तरीके से दिया था, डिफरेंस काफ़ी अच्छा दिया था, और एक जगह पे लिखा रहता है तो आपको समझने में भी आसानी होगा। तो इसको बस देखना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस ऐसे ही समझ लेना पड़ेगा। बोला जा रहा है प्रॉपर्टी और डायमैग्नेटिक का, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। जल्दी जल्दी से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बोला जा रहा है कि काउज ऑफ मैग्नेटिज्म में देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पे स्पिन मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स होता है। तो जो हम छोटे छोटे वहाँ पे लिख रहे थे ना बच्चों कि ऐसे ऐसे बन रहा था, ऐसे करके फेरोमैग्नेटिक में नहीं बन रहा था इस टाइप से, ऐसे करके कुछ इस टाइप से बन रहा था ऐसे। तो ये सब घर जो छोटा छोटा बना था इसको डोमेन्स बोला जाता है ना। इसको मैग्नेटिक डोमेन्स बोला जाता है, वही मैं भूल रहा था वहाँ पर, ठीक है। बिहेवियर इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बोल रहा है कि दे रिपेल्ड विथ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो रिपेल करते हैं, हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हाई टू लो फील्ड रीजन, ठीक है। ये फेवली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, और टेंडेंसी होता है मूव फ्रॉम लो टू हाई रीजन। ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाता है, ठीक है, और ये इजीली मूव हो जाता है लो से हाई रीजन में। बोला ये जा रहा है बच्चों कि अगर कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो वो एक्सटर्नल फील्ड लगाने से वो रिपेल हो जाता है। जैसे अगर कोई भी मटेरियल है इस टाइप का अगर है, तो ये जो डायमैग्नेटिक होगा ये इस टाइप से मटेरियल को ऐसे करके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरीके से बाहर फेंक देता है ना। ये डाया है। डायमैग्नेटिक क्या करता है, जब फील्ड लाइंस आ रहे हैं वो अपने से दूर फेंकता है, ठीक है। वही बोल रहा है। एक्सटर्नल अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसमें भी ऐसा ही केस देखा जाता है, कुछ ज़्यादा अलग होता है, वहाँ पे भी ये रिपेल ही करता है। आई थिंक क्लियर होगा। और रिपेल क्यों करता है मैंने बता दिया है बच्चों कि वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल्स जो होते हैं ना बच्चों, वो उल्टा डायरेक्शन से करते हैं। तो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट का नेट मैग्नेटिक मोमेंट उल्टा डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ पे रिपल्सन शो करता है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन देख लेते हैं। स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन में दीज आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बोला ना अपोजिट होता है, यहाँ पे वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है,
लेकिन डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होता है, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक। ठीक। अब एक और इम्पॉर्टेंट सा चीज़ आ जाता है यहाँ पे बच्चों, इस तरीके से कि जैसे कि कोई भी अगर हम लोग जो मटेरियल ले रहे हैं अगर वो सॉलिड नहीं होकर लिक्विड हो जाए इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फील्ड इन द यूट्यूब, मतलब जो हम यहाँ पे डायमैग्नेटिक ले रहे हैं मटेरियल वो लिक्विड के फॉर्म में है, यहाँ पे भी लिक्विड के फॉर्म में है पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक भी यहाँ लिक्विड के फॉर्म में है, तब कैसे चीज़ें चेंज होंगी? तब क्या होगा कि यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों, तो अगर ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगे। ठीक है भाई। उसके कारण जब मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, डायमैग्नेटिक रिपेल करता है, वो मटेरियल रिपेल करता है खुद को, तो रिपेल ही तो करके नीचे आ गया। पहले नॉर्मल ऐसे होगा, लेकिन लगा देने के बाद मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद ये रिपेल होकर नीचे की तरफ आ गया, तो रिपेल ही कर रहा है लिक्विड को, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर ऐसे हैं, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक में थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी अट्रैक्शन होता है लेकिन हाईली अट्रैक्शन होता है, हाईली अट्रैक्शन होता है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो इसीलिए ये लेवल और नीचे चला जाएगा, ये लेवल और ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ गया है। अब आई थिंक आप समझ रहे होंगे, है ना बच्चों, आई थिंक आप समझ रहे होंगे बच्चों, मेरे को लग रहा है ऐसा। ऑन प्लेसिंग ऑन अ गैसियस मटेरियल बिटवीन द पोल पीसेज, अब यहाँ पे लिक्विड लिए थे, नीचे गैस ले लिए, गैस क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर हमने गैस ले लिया तो गैस भी रिपेल करेगा, तो रिपेल करके ये और दूर भगाएगा, मतलब कि एक्सपांड करेगा, यहाँ से दूर भागेगा तो एक्सपैंड होगा। ठीक है, तो एक्सपेंड करेगा, वही तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सपेंड एट द राइट एंगल, गैस एक्सपांड करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखिए एक्सपांड करेगा लेकिन ये अपने डायरेक्शन में, मतलब कि अंदर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना, वो बोला जा रहा है गैस रिपीटली एक्सपांड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही यहाँ पे एक्सपांड होगा। जो सॉलिड आप सोचते थे ना मैग्नेटिक मटेरियल, उसको गैसियस समझ लीजिए और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो क्या होगा, उसी के डायरेक्शन में ये जाएगा, मतलब ये हाईली अट्रैक्ट करेगा, ये कम अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल कर देगा उल्टा। आई थिंक क्लियर, काफ़ी इजी हो जाता है बच्चों यहाँ पे। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मतलब जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने बताया था डायमैग्नेटिक में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है और फेरो में क्या होता है, मैंने बताया तो था बच्चों। यहाँ पे हाईली ज़्यादा होता है, ये इंड्यूस जो है ना, इंड्यूस बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे इंड्यूस्ड बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे इंड्यूस थोड़ा सा होता है ज़्यादा। ठीक है, मैंने बताया है पीछे। डिपेंडेंस ऑफ काई ऑन एच, तो काई का वैल्यू आपने लिखा था ना बच्चों, जैसे म्यू आर का वैल्यू लिखे थे तो वो होता था 1 + काई, लेकिन अगर देखा जाए तो काई एच पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे म्यू आर पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए बोल रहा है डू नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट होता है ना, इसीलिए बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंट होता है, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, क्योंकि म्यू आर पे डिपेंड करता है ना काई का वैल्यू। बोलेंगे सर लेकिन टोटल जो आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड वो तो आ रहा था म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच टाइम्स ऑफ 1 + काई। ठीक है ये आ रहा था, लेकिन अगर इसको चेंज किया जाए काई का वैल्यू, तो सिर्फ एच नहीं बी भी चेंज हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ एच पे बोल रहा है, तो सिर्फ एच पे तो डिपेंड नहीं करता है, इसका वैल्यू म्यू आर पे डिपेंड करता है। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर का वैल्यू जो होता है 1 से छोटा हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि म्यू आर का वैल्यू जो होता है 1 + काई हो जाता है, और काई का वैल्यू हो जाता है I/H, और यहाँ पे काई का वैल्यू जो हो जाता है वो हो जाता है नेगेटिव, यहाँ पे काई का वैल्यू हो जाता है पॉजिटिव, और यहाँ पे काई का वैल्यू हो जाता है हाईली पॉजिटिव। आई थिंक क्लियर होगा, तो इससे हम लोग बना सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई जो होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोल देते हैं, वो तो इंटरनल चीज़ है बच्चों, है ना, मटेरियल के अंदर, तो आई इन द अपोजिट डायरेक्शन, वही तो मैं बोल रहा था, डायमैग्नेटिक में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था टू डैट ऑफ एच एंड इट्स वैल्यू इज लो, बिल्कुल। और यहाँ पे आई का वैल्यू इन द डायरेक्शन, एच के डायरेक्शन में आ रहा था बट वैल्यू लो था, ये भी उसी के डायरेक्शन में आ रहा था लेकिन यहाँ पे वैल्यू हाई था, आई का वैल्यू हाई था, है ना। आई एच का कर्व हम लोग देख सकते हैं,
क्योंकि काई का वैल्यू I/H ही होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ I और H ले लेंगे, तो ये तो स्लोप निगेटिव ही आएगा क्योंकि नेगेटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो काई का वैल्यू I/H होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, काई का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये ऐसे आएगा। और यहाँ पे हाईली पॉजिटिव होता है, हाईली पॉजिटिव, तो हाईली पॉजिटिव में थोड़ा सा चीज़ें ऐसे करके चली जाती है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। मैग्नेटिक मोमेंट M जो होता है वो वेरी लो होता है इसमें, डायमैग्नेटिक में, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मैग्नेटिक में लो होता है लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ H ही होता है, यहाँ पे हाईली होता है, वेरी हाई होता है। ट्रांजिशन ऑफ मटेरियल एट क्यूरियस टेम्परेचर, क्यूरियस टेम्परेचर पे क्या होता है, डायमैग्नेटिक में तो कोई बिहेवियर शो नहीं होता है, क्योंकि ये मैंने बताया ही नहीं, होता ही नहीं है क्यूरियस टेम्परेचर पे, लेकिन पैरामैग्नेटिक में होता है ना। इट गेट्स कन्वर्टेड टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एट क्यूरियस टेम्परेचर, ओके। मतलब पैरा जो होता है ये भी फेरो में कन्वर्ट हो सकता है। दीज आर कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एट क्यूरियस टेम्परेचर, मतलब ये फेरो से पैरा आ जा सकता है मतलब ये फेरो से पैरा, ये पैरा से फेरो, ठीक है। और काई का वैल्यू विथ टेम्परेचर इस तरीके से वेरी करता है, क्योंकि हमने बताया आपको बच्चों मैंने आपको बताया ये वैल्यू काई इक्वल टू C/T - Tc आ रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ ही गए, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, डू नॉट चेंज, मतलब कि क्यूरियस टेम्परेचर पे जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं कुछ बिहेवियर शो नहीं करते, इसीलिए तो कांस्टेंट है, कितना भी टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ ये कांस्टेंट ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है। बोला जा रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, डायमैग्नेट इज फाउंड इन दोज मटेरियल्स ऑफ एटम्स इन विच इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही तो बोल रहा था, इवन होता है इसका मतलब पेयर होता है, इसके कारण नेट मैग्नेटिक मोमेंट अंदर का बिना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए जीरो होता है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, दोज मटेरियल्स ऑफ एटम्स हु हैव मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्पिन इन अ सेम डायरेक्शन, ये भी बात सही है, अगर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ठीक है, उनका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। या फिर वो कपल्ड नहीं हो, अनकपल्ड हो, फिर भी मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, वही तो मैं बोल रहा था वहाँ पे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं और दोज मटेरियल्स विच हैव प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, ये सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइज होते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए आपको यहाँ पे एग्जांपल भी मिल जाएगा आपको, है ना, यही तो बोल रहा था, Ag Au जिंक बिस्मथ होता है ना, ये सब सारा चीज़ें NaCl H2O ये सारे शो करते हैं, डायमंड है ना, ये सारे डायमैग्नेटिक होते हैं, और ये सारे होते हैं पैरामैग्नेटिक, और ये सबसे ज़्यादा होते हैं, ये तो बच्चों क्या हो जाते हैं, ये फेरोमैग्नेटिक हो जाते हैं। मैंने एग्जांपल गलत तो नहीं दिया था ना वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग डायमैग्नेटिक लिख रहे थे बच्चों, H2O NaCl AuAg, देख लेता हूँ एक बार, AuAg मैंने लिखा था ना वहाँ पे, हाँ ठीक है, मैंने सही लिखा था, गलत नहीं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्यूरियस टेम्परेचर पे बताया था कि फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बदलते हैं, Fe कोबाल्ट निकल, आई थिंक सही होगा, बस चेक कर लेता हूँ बच्चों क्योंकि गलत है, Fe कोबाल्ट निकल, ठीक है, आपको भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, है ना। तो नेचर ऑफ इफेक्ट यहाँ पे क्या होता है, डिस्टॉर्शन इफेक्ट होता है, ओरिएंटेशन इफेक्ट और हिस्टैरिसीस इफेक्ट होता है, तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो इनको केमिस्ट्री में भी बताया जाता है, यहाँ पे भी मैं बता दिया हूँ। हिस्टैरिसीस के बारे में देख लेते हैं। हिस्टैरिसीस बहुत ही आसान चीज़ है बच्चों, बहुत ही आसान, इससे एक सवाल जे मेंस में आ रखा है पहले भी, तो करना जरूरी है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये चीज़ होता है, बाय रिमूविंग ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज H इक्वल टू 0, अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में H का वैल्यू 0 कर देते हैं तब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सम डाइपोल्स आर रिमेन्स अलाइंड इन अप्लाइड डायरेक्शन इन द प्रीवियस मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दिस रिजल्ट्स इन अ रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। बोला जा रहा है अगर कोई मटेरियल है इसमें अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर दिए थे तो इसके कारण जो होता था सब अलाइन हो जाता था, ऐसे सारे के सारे यहाँ पे अलाइन हो जाते थे इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, ठीक है। ये फेरो है बच्चों, फेरो समझिएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ही हटा देते हैं बच्चों, फिर भी इसके
जो डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स है जो छोटे छोटे टीनी डाइपोल्स होते हैं, वो फिर भी इसी डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, और इसी डायरेक्शन में अलाइन होने के कारण ये एक अच्छा मैग्नेट बन पाता है। इसीलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं अच्छे मैग्नेट बन पाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हटाने के बावजूद भी इसके डोमेन्स रिमेन सेम होते हैं। डोमेन्स में अवेलेबल मैग्नेटिक डाइपोल्स उसी में डायरेक्शन में होते हैं। तो इधर साउथ नेट साउथ बन जाता है, इधर नेट साउथ बन जाता है, नेट साउथ इधर बन जाता है, नेट नॉर्थ इधर बन जाता है। तो ओवरऑल ये अच्छा मैग्नेट बन जाता है। यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि रिमेन्स अलाइंड इन द अप्लाइड मैग्नेटिक। द लैक ऑफ ट्रेसिबिलिटी, मतलब कि ये वापस इस डायरेक्शन में जैसे इनिशियल थे वैसे नहीं आ पाते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाए फिर भी ये ऐसे ही होते हैं, ये अपने नेचुरल स्टेट में नहीं आ पाते हैं। तो लैक ऑफ रिट्रेसिबिलिटी, वही बोल रहा है, लैक ऑफ रिट्रेसिबिलिटी एज शोन इन द फिगर कॉल्ड हिस्टेरिसिस। मतलब जो ये वापस अपने नेचुरल स्टेट में नहीं आ पाता है, उसके कारण हिस्टेरिसिस लॉस होता है ना। एंड द कर्व इज नॉन एज हिस्टेरिसिस लूप। मतलब वही है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने नेचुरल स्टेट में नहीं आ पाते हैं, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं हिस्टेरिसिस लॉस हुआ है ना, हिस्टेरिसिस लॉस। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। लेकिन बाकी मटेरियल डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में बिहेवियर देखा गया है कि वहाँ पे इनके जो होते हैं छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट फिर से नेचुरल स्टेट में आने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए उनमें हिस्टेरिसिस लूप वैसा देखा नहीं जाता है। इसलिए हम सिर्फ फेरोमैग्नेटिक के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा नॉइज हो रहा होगा, एरोप्लेन जा रहा है। चलो भाई, तो देखल जाए यहाँ पे ये हिस्टेरिसिस लूप बा। तो यहाँ पे हिस्टेरिसिस लूप किस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, देखते हैं। बात यहाँ है, शुरू होता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है और धीरे धीरे ऐसे करके ट्रैक करता है, यहाँ तक जाता है। तो यहाँ पे एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, सैचुरेशन पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके आगे बढ़ा ही नहीं, इसके आगे लूप कहाँ गया, इसके आगे इधर थोड़ी गया, नहीं गया है। मतलब इस पॉइंट पे जाकर इसका एच और आई दोनों फिक्स हो गया, तो काई का वैल्यू फिक्स हो गया, इसका मतलब है ना बच्चों। आखिरकार काई का वैल्यू होता है आई अपॉन एच होता है, तो ये दोनों अगर फिक्स हो गया तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। ये फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे ट्रेस करता है खुद को, इस डायरेक्शन में ट्रैक करता है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये इधर मुड़ता है, इधर नहीं मुड़ता है, इधर मुड़ता है, मुड़ते 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 थोड़ा सा डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे आई का वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे बोला जाता है ये जो वैल्यू आ जाता है यहाँ पे सी पॉइंट पे एच का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है, एच का वैल्यू 0 हो जाता है। तो एच का वैल्यू 0 होने के कारण यहाँ पे जो हमें ओ सी मिलता है, इसको बोल देते हैं रिटेंटिविटी, है ना, ये रिटेंटिविटी है, और इसको रिटेंशन पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर से थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते होते यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है, आई का वैल्यू 0 हो जाता है। तो आई का वैल्यू 0 हो गया यहाँ पे, इसका मतलब अब ओ से डी जो है, ये वाले पॉइंट ओ से डी जो रीजन है, जो डिस्टेंस है सेंटर से, उसको कोरिसिविटी बोल देते हैं, कोरिसिविटी। पता नहीं स्पेलिंग क्या होता है, मैं भूल रहा हूँ, कोरिसिविटी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ गया, अब इस पॉइंट पे आ गया जहाँ पे आई का वैल्यू 0 था। इसके बाद फिर से खुद को ऐसे ट्रैक करेगा, और ये फिर ऐसे ही रिपीट होगा, जिस तरीके से यहाँ से आया था उसी तरीके से यहाँ पे जाते 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 फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे फिर सैचुरेशन मिल जाएगा। तो अब रिपीट ही होगा, इसी का ऐसे रिपीटेशन ऐसे हो गया यहाँ तक, उसी तरीके से ऐसे रिपीट हो रहा है, ये पूरा ऐसे रिपीट होता है, ऐसे फिर ये ऐसे। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, बिल्कुल सिंपल है यार, कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा बच्चों। और एरिया जो होता है इसका, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी, जितना भी पूरा एरिया, ये हमको हिस्टेरिसिस लॉस का एरिया जो होता है वो बताता है हीट प्रोड्यूस्ड। कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है वो बताता है, हीट प्रोड्यूस्ड बाय मटेरियल लिख सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
तो वही चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन वाइज भी बता रखा है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड एज होता है इंक्रीज करने पर ओ तक जाता है, फ्रॉम ओ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई इंक्रीजेज एंड बिकम मैक्सिमम, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इज कॉल्ड सेचुरेशन वैल्यू। भाई वही बोल रहा है कि ओ से निकल के धीरे 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 ए पॉइंट पे जाते जाते फिर बी पॉइंट पे गया, वहाँ पे सेचुरेट हो गया, वही चीज़ बोला जा रहा है। एच रिड्यूस्ड हो जाता है, आई रिड्यूस्ड हो जाता है, बट डू नॉट जीरो, तो वहाँ पे एच का वैल्यू जीरो नहीं होता है उस टाइम पे बोल रहा है। The remainder OC of magnetization when H equal to 0 is called residual magnetism और रिटेंटिविटी भी बोला जाता है। जब ये धीरे 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 यहाँ पे आता है तो यहाँ पे क्या होता है, एच का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो उसके कारण ये जो डिस्टेंस आती है ना सेंटर से OC, ये रिटेंटिविटी है, रिटेन कर लेता है। ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू ऑफ द विच मैग्नेटिज्म रिमेन्स इन द मटेरियल इवन द रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। वही चीज़ है भाई कि जो प्रॉपर्टी होता है ना मैग्नेटिज्म का, जिसमें कि मटेरियल इवन रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बाद भी अपने आप को फिर से रिटेन कर लेता है, उसको रिटेंटिविटी बोल देते हैं, है ना। एक सेकेंड, इसको रिटेंटिविटी बोलते हैं, रिटेंटिविटी तो इसको बोलते हैं, क्या लिख दिया, अच्छा इसी को यहाँ पे बता दिया गया, सॉरी इसी को यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है ठीक है। अरे यार यहाँ से फिर से ये आ रहा है ना, तो ये रिटेन कर रहा है जहाँ पेज का वैल्यू जीरो हो रहा है। अब आगे आ जाते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एच इन रिवर्स इन द मैग्नेटाइजिंग डिक्रीजेज फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एच डिनोटेड बाई एच सी becomes 0, Hc equal to OD, I equal to 0, this is the H is called कोरिसिविटी। वही बोल रहा है कोरिसिविटी, तो ये वाला कोरिसिविटी है यहाँ से आने के बाद, ये वाला C से D आने के बाद, तो OD का डिस्टेंस कोरिसिविटी होता है, ये डिस्टेंस कोरिसिविटी होता है और ये वाला डिस्टेंस रिटेंटिविटी। आई थिंक क्लियर होगा। बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी है। अब हम छोटा सा एक ग्राफ से भी बता देता हूँ आपको क्या चीज़ें होती है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा ले लेता हूँ, एक बड़ा सा ले लेता हूँ। मान लेते हैं एक इस टाइप से, अच्छा से आता ही नहीं है बच्चों। चलिए इस टाइप से बना दिया, जैसा बन गया ठीक है। मैं ज़्यादा करूँगा ख़राब हो जाएगा। और एक इस टाइप से, पता नहीं मैं क्या बना दिया। अच्छा तो नहीं बन पा रहा है बच्चों, क्या करूँ। इस टाइप से समझ लीजिए, ठीक है। एक ये मोटा सा बना दिया, एक बड़ा सा लंबा सा बना दिया। ये होता है और ये अलग होता है, इसको बोल देते हैं सॉफ्ट आयरन बनाता है, सॉफ्ट मैग्नेट होता है ठीक, और यहाँ पे हार्ड होता है। या फिर इसको आप स्टील भी बोल सकते हैं, या फिर स्टील बोल सकते हैं। जो स्टील जिससे बनता है ना, वो हार्ड मैग्नेट्स ही होते हैं यहाँ पे। जैसे जैसे ये सॉफ्ट मैग्नेट है, सॉफ्ट मैग्नेट का यूज किया जाता है। सॉफ्ट मैग्नेट जो होता है बच्चों, यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसको यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाया जाता है। और हम लोग बच्चों ये स्टील होता है या फिर हार्ड मैग्नेट होता है, इसका हम लोग जब यूज करते हैं तो इससे हम लोग परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, है ना। परमानेंट मैग्नेट्स बना सकते हैं, जिनका जो होता है ना, ये जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं ये इजीली मैग्नेटाइज नहीं हो पाते हैं, है ना, इजीली नहीं मैग्नेटाइज होते। नोट टू बी इजीली मैग्नेटाइज्ड।
इसको हाई मैग्नेटिक फील्ड का, हाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखना पड़ता है। और ये जो होते हैं सॉफ्ट मैग्नेट कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड। इसको हम लोग इजीली मैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं बच्चों, लेकिन इसको इजीली मैग्नेटाइज्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान दें तो ये ओ है, ये ए है, ये ए डैश है, और यहाँ पे बी है, ये बी है, और ये बी डैश है। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए इसमें सॉफ्ट मैग्नेट में, सॉफ्ट आयरन में, तो यहाँ पे इसका अगर देखा जाए यहाँ से वो से फिर यहाँ पे रिटेन कर रहा है, ये जो रिटेन कर रहा है इधर करके ऐसे करके आ रहा है, तो इसका बहुत ही कम यहाँ पे देखा जाए ओ बी का दूरी बहुत ही कम है, तो इसका कोर्सिविटी बहुत कम होता है ना, लो कोर्सिविटी होता है, लो कोरेसिविटी होता है बच्चों। और जबकि यहाँ पे देखा जाए तो हाई कोरेसिविटी होता है। हाई कोरेसिविटी होता है यहाँ पे, है ना, जिसके कारण ये इजीली मैग्नेटाइज्ड नहीं हो पाता है, इसीलिए तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। उसके बाद आप इसको इजीली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर के जो डोमेन्स में जो टीनी डाइपोल्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, उनको इजीली मैग्नेटाइज्ड फिर से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कहीं पे सॉफ्ट आयरन हो और कहीं पे स्टील हो, देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो जाता है ना, थोड़ा ज़्यादा मोटा, ये थोड़ा पतला होता है और लंबा हो जाता है। उसके कारण एरिया ऑफ स्ट्रेसिस लेस हो जाता है, बिल्कुल एरिया तो कम हो जाएगा, इसमें एरिया ज़्यादा कवर हो जाएगा। तो हाई एनर्जी लॉस यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लो एनर्जी लॉस लिख सकते हैं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हाई होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी लेस होता है। यहाँ पे काई का वैल्यू हाई हो जाता है, क्योंकि काई इक्वल टू आई अपॉन एच होता है, तो ये तो बच्चों हाई होगा ही, क्योंकि इसको इजीली मैग्नेटाइज कर दिया जाता है। काई का वैल्यू यहाँ पे लो हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे हाई होता है, जिसके कारण ये हाई हो गया, ये लो है तो ये भी लो होगा। इसको इजीली मैग्नेटाइज किया जा सकता है, डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन इसमें बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि ये हार्ड बन गया ना, ये बच्चों स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया। इसको डायनामो ट्रांसफर में इलेक्ट्रोमैग्नेट टेप में यूज किया जाता है, इसको परमानेंट मैग्नेट में यूज किया जाता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। अगर यहाँ पे बात आती है रिटेंटिविटी की, तो रिटेंटिविटी किसमें ज़्यादा होगा बच्चों? आई थिंक यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। रिटेंटिविटी के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो इस तरीके से हमने बना दिया है, तो अगर ये यहाँ पे आ रहा है तो रिटेंटिविटी ये वाली चीज़ इसमें ज़्यादा दिख रही है और इसमें रिटेंटिविटी कम दिख रही है बच्चों। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि रिटेंटिविटी इसका लेस होता है। मैंने बच्चों हो सकता है वहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा उल्टा पल्टा बना रखा है, लेकिन असली यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली देख सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो दिख रही है हमें, यहाँ पे देखा जाएगा थोड़ा सा ये ऊपर दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है यहाँ से, तो ये दूरी यहाँ से ये वाली ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें हाई रिटेंटिविटी आएगी। आई थिंक सही है ये चीज़। तो यहाँ पे बच्चों हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये इस तरीके से नहीं बनता है। अब बच्चों आप समझ सकते हैं कि मैंने अब डायग्राम सही बनाया है ना, अब डायग्राम हमने सही बनाया है। इसका ये यहाँ पे लिख देता हूँ। अब डायग्राम आई थिंक सही बन गया है, क्योंकि अब देखा जाए तो रिटेंटिविटी इसका जो होगा यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये रिटेंटिविटी कम दिख रहा है और इसका रिटेंटिविटी यहाँ से ये ज़्यादा दिख रहा है। आई थिंक सही है हाँ, इसका रिटेंटिविटी हाई है। हाई हो गया, इसका रिटेंटिविटी लो हो गया। आई थिंक आप समझ रहे होंगे यहाँ पे, है ना, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ये चीज़ आपको क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं, एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं। छोटे छोटे सवाल आ रखे हैं। कोर्सिविटी दे रखा है बार मैग्नेट का, जिसमें कि आप समझ सकते हैं इट इज इंसर्टेड इन अ सोलेनॉइड ऑफ 500 टर्न्स, लेंथ 1 मीटर, डीमैग्नेटाइज करना है इसको, अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू द सोलेनॉइड विल बी। ये तो बहुत आसान सा सवाल हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पे दे दिया कोर्सिविटी, कोर्सिविटी दे दिया है आपको बच्चों 4 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। आपको दे दिया नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, लेंथ आपको 1 मीटर का दे रखा है, तो अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू द सोलेनॉइड
कितना करंट पास करना पड़ेगा। आपको पता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, यही तो होता है, ठीक है। सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट एन आई होता है, हाँ सर याद है। और देखा जाए तो हमने अभी तो बताया था ये चीज़ कि एन आई को हम लोग अगर देखते हैं रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर लिखा जाए कहीं कहीं पे लिखते हैं हम लोग कि जो एच होता है बच्चों वो एन आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एच जो क्या हो जाता है हमारे पास, एच क्या हो जाता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो जाता है। तो कोरिसिविटी में भी देखा जाए तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की तरह ही है। तो 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर इक्वल टू एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो 500 टर्न्स है, पर यूनिट लेंथ 1 मीटर है, करंट निकालना है। अच्छा 10⁻+3 है, 2 जीरो 2 जीरो 5 दूना 10, तो करंट हो जाएगा 8 एम्पियर का, है ना बच्चों, काफ़ी ईजी है बच्चों। यहाँ पे देखा जाए तो ये डेंसिटी दिया हुआ है एक आयरन का, जिसका मास भी दे रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट भी दे रखा है, 8 इंटू 10⁻⁷ एम्पियर मीटर स्क्वायर है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है। सिंपल सा तो चीज़ है बच्चों, ये तो आप कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। आपको पता होगा बच्चों कि डेंसिटी दे रखा है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है। तो वॉल्यूम का वैल्यू डेंसिटी अपन मास हो जाएगा। तो डेंसिटी कितना है बच्चों, 7500 है अपन मास, मास ऊपर चला जाएगा, 75 गुने 10⁻³ आ जाएगा। सिंपल सी तो बात है बच्चों, हो तो गया। ओके ओके, वॉल्यूम इक्वल टू मास पर यूनिट डेंसिटी हो जाता है ना, तो मास नीचे आ गया, यही तो मैं सोच रहा, सॉरी बच्चों, सॉरी वही मास नीचे आएगा ना भाई, 10⁻³ और यहाँ पे 7500। तो 10⁻³ 10⁻⁴ हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा, 75 उड़ जाएगा, तो 0.08 आ जाएगा एम्पियर पर मीटर। आंसर हो गया। काफ़ी चीज़ बच्चों, देखिए हो सकता है थ्योरेटिकल ज़्यादा हो, आप बोर हो रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा आप करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है तो इजी बच्चों, सवाल वाल जेईई मेंस में आ सकता है, तो उसके लिए करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों, आई वांट टू से यू थैंक यू। ओके, आई विल मीट सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो फॉर दैट नाउ ओके एंड बाय।